हेलो बच्चों, ये जो हम क्लास 9th का पेपर हल कर रहे थे, इसमें हम अब सेक्शन डी खंड दा पर पहुंच चुके हैं। इसके टोटल अभी तक हम 25 क्वेश्चन बच्चों हल कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देख ली होगी और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है बच्चों, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या उनसे होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उनको आपको अलग से भी पढ़ा लूँगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे। ये जो क्वेश्चन है 26 से लेके 30 तक। तो बच्चों इसमें जो टोटल क्वेश्चन है ये है अब 5, और ये जो 5 क्वेश्चन है जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये खंड द से हैं। तो इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो है 6 मार्क्स का। तो 6 पंजे 30, मतलब ये जो सेक्शन डी है इसमें अकेले आप 30 नंबर ला सकते हो अगर आप इसी सेक्शन को पूरा करते हो तो चलिए अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखें, वीडियो लंबी होगी तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये है खंड दा है हमारा। ये पहले लिख लेते हैं खंड द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर है। चलिए दिया है एक वर्ग ए बी सी डी है, ठीक है। इसको हम मान लेंगे। तो एक वर्ग बनाते हम। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग की हम एक परिभाषा कह सकते हैं सिंपल सी कि ए, पहले हम इसको चलिए यहाँ रखते हैं, बी सी और डी। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और साथ में इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर एवं समकोण होता है। ठीक है, दो चीज़ों से हम बता सकते हैं कि ये वर्ग है। पहली क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी, और दूसरा क्या होगा, जो प्रत्येक कोण होगा बच्चों वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, और चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी। ठीक है, तो चलिए हमने लिख दिया कि इसने यही दे रखा है कि एक वर्ग है ABCD। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। देखिए पहले हमें जो सिद्ध करना है हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, देखिए इसने कह रखा है कि विकर्ण, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो मान लो ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण है, मान लो ये विकर्ण ये होता है, पता है हमको, एक विकर्ण होगा ये, ठीक है, और दूसरा विकर्ण होगा ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इसका जो विकर्ण होगा AC वो बराबर होगा BD के। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। तो अभी हम क्या जानते हैं, अगर हम एक वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, हम पहले उसको लिखते हैं। चूँकि चतुर्भुज ABCD, अब मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है। चूँकि ये क्या एक वर्ग है, इसने बोल रखा है, तो ये वर्ग है। तो क्या होता है, एक वर्ग में जो होगी उसकी जो भुजाएं होंगी, जो AB वो बराबर होंगे किसके, BC के, और BC बराबर होगी CD के, और CD बराबर होगा DA के। पहली बात ये होगी, ठीक है। एवं दूसरी क्या चीज़ है, इनके जो कोण होंगे बेटा, जो कोण A होगा वो बराबर होगा कोण B के, कोण B बराबर होगा कोण C के, और कोण C बराबर होगा कोण D के। यही चीज़ें हैं जो हम जानते हैं एक वर्ग के बारे में, ठीक है। आगे जो होगा वो हम अब देखेंगे। तो इस प्रकार, इसलिए देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम दो त्रिभुजों में देखते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि ये AC
और बी डी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये बताए कि ये और ये बराबर है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, इस तरह से। ये देखिए मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये होगा ए बी और सी, एक त्रिभुज ऐसा बनेगा। और दूसरा मैं ऐसे बना सकता हूँ दूसरा त्रिभुज, ये देखिए ये होगा मेरा, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया, कोई नहीं, बी सी और डी, यहाँ पे समझ जाना, ये है जैसे है ना, यही वाला। अब देखो देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो पहले हम इसमें ध्यान से देखें। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। क्यों ले रहे हैं हम इन दोनों त्रिभुजों को, क्योंकि ये वो दोनों त्रिभुज है। लेने के लिए हम और भी ले सकते हैं, लेकिन आसान हमें यहीं से पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए सी और बी डी भी आ रहा है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्या करेंगे, ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। इन दो त्रिभुजों में देखो क्या होता है, क्या है कि सबसे पहले जो देखिए, जो ये ए बी है ये बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के सी डी के बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी के, ठीक है, ए बी बराबर सी डी के। दूसरे कोण भी बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण सी के, ठीक है। और जो ये बी सी वाली भुजा है बेटा, देखो यहाँ भी बी सी है और यहाँ भी ये बी सी, देखो ये बी सी दोनों जगह सेम है, तो बी सी बराबर बी सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भुजा, कोण और भुजा, कोण भुजा, या हम इसको बोल सकते हैं एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम से क्या हो रहा है, जो त्रिभुज ए बी सी है ये सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। और सर्वांग सम क्या होते हैं, देखो नाम में लिखा हुआ है, सर्वांग माने सभी अंग, समता, सर्वांग समता माने समान, वही त्रिभुज जिनके सभी के सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समान हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा भी समान होगी, ये भुजा भी समान होगी, कोण भी समान होगी, तो ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात जो ए सी होगी वो बराबर होगी बी डी की, जो ए सी बराबर होगा बी डी के। तो अर्थात या हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, सॉरी ये देखिए क्या लिख सकते हैं हम, अतः क्या हो जाएंगे, जो विकर्ण हो जाएंगे इस चतुर्भुज के, सीधे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना, शॉर्टकट भी क्या पर हो जाएंगे, ए सी बराबर बी डी, ठीक है। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा, ठीक है, ये कह रहा है कि और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जो इसके विकर्ण है ना, ये विकर्ण, देखिए ये जो विकर्ण है, चलो मैं फिर से बना लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऊपर हर बार खिसकाना सही नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैं बनाता हूँ फिर से चतुर्भुज, ये बना दिया मैंने फिर से, ये है मान लो ए बी सी डी, ये विकर्ण आ रहा इधर की तरफ, ये विकर्ण आ रहा इधर की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये भी बताए कि ये एक दूसरे को, ये जो विकर्ण है मान लो यहाँ कहाँ पे, इस बिंदु पर मिलते हैं, तो ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो कर रहे हैं लेकिन समकोण पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, समकोण पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा और वो देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यही देखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, जो दिया है, ठीक है, दिया है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है बेटा, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इसमें जो भाषा है ना, भाषा आप जैसे मर्जी वैसे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो मेन जो वो होना चाहिए ना, आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, भाषा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो हमने लिख दिया चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर
चतुर्भुज भी होगा। होगा कि नहीं होगा? जब वो भाई जब उस पे जब वो वर्ग है तो एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, उसके अंदर वो गुण भी होंगे। भाई वो वर्ग है तो वर्ग में समांतर चतुर्भुज से ज़्यादा ही गुण होते लेकिन कम नहीं। समझ में आ गया? जैसे एक हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि एक जो एक पूर्ण संख्या है, एक जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी है कि नहीं है? मतलब प्रत्येक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या है, हम कह सकते हैं वही चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, है ना? तो देखिए, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा, हाँ देखिए, तो इसमें क्या होगा कि जो ए बी होगा, इनकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ए बी बराबर होगी सी डी के, एवं ए बी बराबर होगा ए सी इसके, और बी सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, ठीक है, समांतर में। और दूसरा नियम क्या होता है इसमें, आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी बराबर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, विकर्ण यहाँ से यहाँ ये, और यहाँ से ये बराबर, और यहाँ से ये बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो ए ओ होगा वो बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, एवं जो बेटा बी ओ होगा वो बराबर होगा ओ डी के। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें भी हम दो त्रिभुजों को लेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो, एक तो हम इसको लेते हैं और एक इसको लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी में। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज बी ओ सी में। अब देखिए इनमें क्या होगा, देखिए क्या क्या है। अब क्योंकि ये क्या है, पहली बात तो जो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ इसमें, तो ए बी बराबर बी सी होगा। ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या लिखेंगे कि जो ए बी होगा वो बराबर होगा बी सी के। ए बी बराबर क्या होगा, बी सी के होगा। ठीक है, जो ये भुजा होगी इस भुजा के बराबर तो होगी, क्योंकि ये तो वर्ग है, भुजा तो आपस में बराबर होगी। दूसरा क्या होगा कि अगर हम ध्यान से देखें इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज में, दूसरा क्या हो रहा है, ये तो हमारे बराबर निकल गए। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज हम इसको बोल रहे हैं, तो इनके क्या है, ये क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। तो हम लिख लेंगे ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक है भाई, तीसरा ये क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिए बेटा आप कि जो ये वाला त्रिभुज है इसमें जो भुजा है ओ बी या पी ओ, सेम इस वाले त्रिभुज में ये भुजा भी है ना। ये वाले जो भुजा है ओ बी, ये इधर भी है और इधर भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिखो या बी ओ, जैसे आपको सही लग रहा। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं, एस 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 क्या कहते हैं इसको, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से। इस नियम से क्या होगा कि जो त्रिभुज हमारा ए ओ बी होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। अभी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अर्थात इनके जो सारे जो कोण हो चाहे भुजाएं हो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ए ओ बी वाला कोण बन रहा है, क्योंकि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं ना कि ये समकोण है कि, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो ए ओ बी है और बी ओ सी है ये दोनों बराबर होंगे, है ना। इस त्रिभुज के लिए ये और इस त्रिभुज के लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, इसलिए जो मेरा क्या कौन सा कोण है,
कोण AOB, ठीक है, बराबर होगा कोण BOC के। इसको क्या कर लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो यहीं पे करता हूँ मैं आगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि ध्यान से देखिए, जो ये AOC है ना, ये AOC, ये जो विकर्ण है एक सरल रेखा है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा चूंकि AOC एक सरल रेखा है, ठीक है भाई, क्या है, एक सरल रेखा है। और हम क्या जानते हैं कि एक सरल रेखा पे अगर कोई पूरा का पूरा कोण बनेगा तो वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो कोण AOB होगा और धन कोण BOC होगा वो 180 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है कि जो कोण BOC है और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये कह रहे ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, AOB और यहाँ BOC की जगह मैं क्या लिख दूँगा, कोण AOC। समझ में आ गया क्यों लिखा मैंने AOB, सॉरी, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो BOC था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे AOB, और बराबर कितना आ जाएगा, 180 आएगा। और AOB कितने AOB हो गए 2AOB बराबर 180 अंश बेटा। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से AOB बराबर हो जाएगा 180/2, तो AOB बराबर 90 अंश। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो बोला था इसने, ओह सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, बल्कि मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। जैसे ये था ना, ये हमने कहा कि ये वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना था कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, कि ये क्या कह रहा है कि जो इसका कोण है, जो इसका AOB है वो बराबर क्या है, 90 अंश। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। और पेपर में देख लीजिए आप, ये क्या कह रहा था कि जो इसका जो विकर्ण है वो बराबर भी हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मैंने जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये हमें प्रूफ करना था। चलो मैंने ये नहीं लिखा, ये लिखना था। और दूसरी बात क्या कह रहा था मैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज भी होगा, तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। हम क्या लिख देंगे सीधे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके विकर्ण क्या होते हैं एक दूसरे को समझते हैं, तो सीधे ये कंडीशन और उसके बाद बाकी का से, मतलब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लेके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी है ना, लेंथी तो होगा बच्चों, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो लेंथी तो होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है 27वां। देखिए हमें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, है ना, दोनों समझाने के लिए। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए 27PQ -1/216 -9/2 P² + 1 के गुणनखंड ज्ञात करने। क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने, ठीक है। अब देखिए कैसे होंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए अब 27वां क्वेश्चन है, तो किस तरह से करना पड़ेगा, क्या है 27PQ -1/216 -9/2 P² + 1, ठीक है। इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करने। तो ध्यान से देखिए बेटा, कोशिश करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी, देखो वीडियो लंबी तो होगी, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, और मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का, है ना। तो क्या फ़ायदा अगर समझ में ना आएगा तो पेपर हल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जब भी गुणनखंड करने की बात आ रही है ना, तो पहले ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको आप छोटा कर सकते हो, अर्थात ये मतलब देखिए किनको आप गुणनखंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे PQ तो ठीक है, क्या 27 के गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा गया 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 3 3 होती हैं 27, तो 3 की घात 3³ लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ क्या लिखूँगा, जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और P की पावर तो 3 है ही, क्लियर, माइनस
1 अपॉन, अब 216 को भी क्या करते हैं हम, एक बार चाहे तो अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ में तो 216 को किनारे पे ले जाओ, इसके क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। शुरुआत किससे करनी, मैंने हमेशा बोला किससे करनी है, 2 से करनी है, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 ही कम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से वो हो जाएगा, ये आएगा 2 8 16, जीरो क्यों आया आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, 2 संख्या एक साथ उतर रही है, भाग दे रहे हैं हम, है ना। तो फिर 2 से हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 कब जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या, तो किससे करेंगे, 3 से 3 अम्मा 27, फिर किससे जाएगा, 3 से 3 तियाँ 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो देखिए कितने हो गए ये हो गए, देखिए आप हम इनको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे 216 का अगर हम रूट लिखते हैं, है ना, तो हम कैसे करेंगे, 1 2 आएगा यहाँ से, क्यूब लिखते हैं, क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब निकालना है, ध्यान से देखिए, है ना, क्यूब में चल रहा है, ध्यान से रखना। तो क्यूब निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा है 3 3 के जोड़े लेते हैं, जब हम वर्ग निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा, क्यूब के लिए 3 का जोड़ा, तो हम क्यूब निकाल रहे हैं 216 का, तो एक तो 2 निकलेगा बाहर और एक 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो जो ये 216 है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की घात 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 6 की घात क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकूँगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो आपका 216 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका भी मान लो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसको भी रहने दीजिए, 9/2 p² प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको सही से लिख सकते हैं हम, जो घात दोनों के समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3p तो अंदर रहेगा, और जो ये घात होती है हमेशा क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 1/6 है, ठीक है। तो इसकी होल पावर 3 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर 3 करे चाहे कितना भी करो उतना ही रहेगा, तो क्यों ना इस पावर को हम बाहर से लगा दें, ठीक है, माइनस। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे कि मेरा ये ना ए और बी के टर्म में आ गया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया है ना, ये हमारे पास खुला हुआ है। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन छोटा होता है, उसको वो कहता है कि इसको बड़ा करिए, इसको क्या करिए, बड़ा करिए, इसको गुणनखंड निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें विस्तृत उसका विस्तार करना पड़ता है। और कहीं पे क्या होता है, कहीं पे विस्तारित रूप होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ पे यही है, यहाँ पे हमें इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैंने आपको ये भी बता रखा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सूत्रों का पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी घात 3 आ रही, देखो हमें शुरू से पता चलना चाहिए, जब घात 3 आ गई तो समझ लो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो 3 घात वाला लगेगा, और लगेगा कौन सा, उन्हीं 7 और 8 जो सूत्र मैंने बोले थे उनमें से लगेगा। अब कौन से वाले सूत्र थे वो, अब बताइए। तो हमें यहाँ पे पहले ना सूत्र लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं, एक नीचे लाइन पे लिख दो। अब क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, मुझे इसमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सूत्र था a - b का होल क्यूब, अगर आपको याद होगा, ठीक है, क्यूब वाला सूत्र लगेगा इसमें, क्योंकि 3 है ना, तो घात 3 वाले 2 सूत्र थे, एक तो इसमें धन वाला था और एक ऋण वाला था, ठीक है, तो ये लगा देंगे हम। तो क्या होता है इसका सूत्र, अब ये याद होना चाहिए भाई, क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस सूत्र की खासियत क्या है पता, इस सूत्र में सारी जगह माइनस होता है, मतलब 2 जगह तो माइनस होगा और लास्ट वाले टर्म में प्लस होगा। और यहाँ देखो, आप खुद ही देखो, 2 जगह माइनस है एकदम, तो अपने आप दिख रहा है कि ये क्वेश्चन इस सूत्र से बन रहा है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब ये निकालना हमने, समझ रहे हो आप, इसने हमको ऐसा खोल के दे रखा है, हमने इसको ऐसा करना है ना। जबकि होता है क्या था, वैसे क्वेश्चनों में ऐसा होता है, हम इसको ऐसा करते थे, हैं। तो देखिए अगर मैं, अब हमारे पास ये ऐसे, इसका मतलब यह कि ए क्यू मैंने 3p की पावर क्यूब, मतलब 3 की पावर कितनी, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि a की जगह पे ये है, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह 1/6 है, समझ में आ रहा। तो अब आगे देखिए, अब हम यहाँ इसके हिसाब से चले, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, देखिए बिल्कुल इसके हिसाब से चले, आप कुछ नहीं करना है, 3 माइनस का माइनस, 3 का 3, a² क्या है मेरा, यही तो a², लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, a² 3p², और b की जगह क्या लिख दो, 1/6, क्लियर है। अभी कुछ मत देखो, सीधे चलते रहो आगे, फिर कितने प्लस, ठीक है भाई प्लस, फिर कितना है 3, ठीक है भाई 3, a की जगह क्या है, यहाँ a की जगह कितना बच्चों, 3p है, ठीक है भाई 3p, और b² की जगह कितना, 1/6 है। चूँकि हम ये सूत्र भी लिख दिया, ये लिखना ज़रूरी है, और इससे हमने इसको रिलेट करके देख भी लिया। अब इसको अगर हम देखें तो वैसे इसको हल करने की ज़रूरत वैसे है नहीं,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप अगर हम इसको चेक करते हैं, ये 3 जो है इसको काटेगा 2 टाइम्स, है ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 3, ये वाला 3 इसको काटेगा 2 टाइम, तो ये हो गया 2, नीचे आ गया 2, और ये जो 3 होगा बेटे, 3 का वर्ग कितना होगा 9, अब p का p स्क्वायर बटे में 2 आया कि नहीं आया, समझ गए ना। ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार, तो ये 2 ये है, ठीक। और ये जो 9 p स्क्वायर है ये कहाँ से आया, क्योंकि 3 और p का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9, p का वर्ग हो जाएगा p स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 कैसे है, देखिए 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, और इसका वर्ग भी तो था, तभी मैं कह रही गड़बड़ कैसे हो रहा है, p स्क्वायर है ना, तो ये वर्ग हो गया। अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाए 1/36, तो ये जो 9 इसको काटेगा कितनी बार 4, बेटे ये क्वेश्चन गलत है, इसके नीचे 1/4 है, ये 101% आप पेपर में देख, ये बुक्स में आप देख लेना, इसके नीचे 1/4 होगा, क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है ना, इसके नीचे क्या होगा 1/4 होगा। तो क्या कहा मैंने, देखिए 3p³ कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/6 क्यूब, माइनस मैंने क्या बोला, यहाँ से हम काटेंगे नहीं, काट के तो ये यही बनेगा ना, तो हमारे सूत्र ऐसा बन गया, तो 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 की पावर 2, 6 की पावर 2, ठीक है ना, वही लाइन लिख दी मैंने। तो यही हमारा है। अब इसको जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमें ये जो सूत्र खुला हुआ है ये किसकी तरह लग रहा है भाई, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं, आपको ए और बी फाइंड करना है। आप जैसे ही इसमें ए और बी फाइंड कर दोगे, इस सूत्र के हिसाब से आगे का टर्म पूरा कर दो, आगे का जो गुणनखंड है उसको पूरा कर दो, और बाद में क्या लिख दो। सो यहाँ से इसको जब हम कलेक्ट करेंगे तो बराबर करके क्या आ जाएगा हमारा 3, ये तो होता है सूत्र, तो ए की जगह कितना आएगा 3p माइनस बी की जगह आ जाएगा 1/6 का होल क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या है, a बराबर कितना है 3p है, और b बराबर कितना है 1/6 है, ये बेटा हमारा आंसर है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, उसके बाद जैसे हमें ये मिल गए ना, ये दोनों यही तो है मेन, ये और ये, यहीं से तो AQ और BQ बन रहा, तो AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ, अब आगे हम इन्हीं से बना सकते हैं, 3 की जगह 3 रखेंगे, a की जगह a स्क्वायर रखेंगे, ये रखेंगे, उसके बाद हम रख सकते हैं। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे, ये देखिए अथवा वाला, इसका ये वाला अथवा दे रखा नहीं, ये वाला, इसको भी हम करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके भी क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाले गुणन, अगर हमें इसका गुणनखंड करना है, इसमें भी सेम ऊपर वाले की तरह, ये क्या है, एक बिखरा हुआ रूप है, इसको मुझे कलेक्ट करना है, इसको मुझे इकट्ठा करना है, ठीक है। मतलब जो सूत्र होते थे हमारे, तो आपने देखा होगा सूत्र हमारे इधर की तरफ हमारे छोटे होते थे, उसी का जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो हम इसको वहाँ खोलते थे, a² + b² + इसमें क्या है कि जो खुला हुआ सूत्र का जो खुला हुआ रूप है ना, वो हमारे सामने रखा गया है, और उसको अब हमें क्या करना है, उसको हमें छोटा करना है, ठीक है, करना सूत्र की सहायता से। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर हमें वहीं जाना है, वो जो 8 7 8 सूत्र में याद है, उनमें से हमें देखना थे ऐसा कौन सा सूत्र था जिसमें पहले तो 3 पद थे। कितने पद थे, 3, मतलब जो चर राशियाँ थी 3 थी, x भी था, y भी था और z भी था, मतलब जिसमें a b और c, a b c के टर्म में जो सूत्र था, पहली बात। और दूसरी, उनकी जो घात है वो 2 हो, क्या हो, घात कितनी हो, 2 हो। तो देखिए बच्चों, तो उस सूत्र का प्रयोग, चलो मैं पहले सूत्र ही लिख देता हूँ। तो मुझे याद आया कि यार एक जो सूत्र था वो था a + b + c का होल स्क्वायर,
था कि नहीं था। और ये सूत्र क्या कहता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये था सूत्र। ठीक है, अब हमें सूत्र पता चल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इस रूप में इसको बनाएंगे। तो पहले हम देखो इसको, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल स्क्वायर। देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल स्क्वायर, 3 3 9, इसका हो गया। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4z का स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होगा 16, z का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, अब मेरे क्या होता है यहाँ पे 2ab, क्या होता है 2ab, तो मैं लिखूँगा इसमें 2a की जगह क्या रखूँगा मैं, इसके साथ देखो यहाँ ये भाई जैसे हमने ये बना दिया ना, तो ये मेरा a b और c बन चुका है। बस अब इन्हीं से आगे बढ़ना है हमें। तो a की जगह मैं क्या रखूँगा 2x, क्या रखूँगा 2x, और b की जगह क्या रखूँगा मैं 3y, क्या रखूँगा 3y, प्लस 2bc, 2b की जगह क्या रखूँगा 3y। ठीक है, और c की जगह क्या रखूँगा 4z। ठीक है, प्लस 2ca, c की जगह क्या रखूँगा मैं 4z है, और 2ca, a की जगह मैं क्या रखूँगा 2x। देखा आपने किस तरह से किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान देनी है। मैंने पहले उस चीज़ को मैंने दिखाया नहीं, क्यों, देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखो, इसमें देखिए यहाँ मेरा ये सारा का सारा क्या है प्लस में, और ये माइनस में, ध्यान से देखिए समझ में आ रहा। ठीक है, यहाँ मैंने वैसे क्वेश्चन में भी लिख रखा ये वाला, और ये क्या है माइनस में। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मैंने सारा कर दिया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए मेरी कौन कौन सी टर्म ऐसी है जो माइनस में, देखिए एक तो yz है माइनस में, और एक क्या है zx है माइनस में। ठीक है, और xy मेरी प्लस में। तो xy प्लस में होने का मतलब ये हुआ कि भाई जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है ना, ऋण गुणा ऋण हो चाहे धन गुणा धन हो, जब दो समान चिन्हों का गुणा होता तभी तो हमारा धन होता था। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है ऋण है, ये दोनों क्या है ऋण है। इसका मतलब जो मेरा ये ऋण का ये 2x है, इस पे भी ऋण है, और y वाले पे भी ऋण है। कोष्टक के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, समझ में आ रहा, ये अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि x जब टूटेगा तो x स्क्वायर होगा, ऋण का जब 2 होगा, ऋण 2 का जब वर्ग होगा तो बनेगा तो 4 ही, स्क्वायर में तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे भी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ऋण ऋण का धन पता नहीं चलेगा, 4 का तो 16 होगा। समझ रहे, स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर जब करते हैं ऋण का तो वो धन बना देता है, तो वैसे पता नहीं चलेगा वो। लेकिन हम कहाँ से ढूंढा कि भाई यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, और माइनस कहाँ है yz में और zx में। इसका मतलब कि जो मेरे x और y हैं ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ प्लस आ रहे हैं। ये तभी प्लस हैं, ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों का गुणा क्या हो, ये समान चिन्ह हो। असमान चिन्हों का गुणा ही क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ देखिए मेरा, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऋण 2x रहा होगा, यहाँ ऋण 3y, तो माइनस माइनस का प्लस हुआ होगा, माइनस माइनस का प्लस, 3 दूनी 6x, सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, एक्स वाई की जगह एक्स वाई, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, समझ में आ गया। फिर यहाँ क्या हुआ होगा, वाई क्या रहा होगा माइनस रहा होगा। ठीक है, और जेड क्या था प्लस था, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, देखिए 24, और प्लस इसमें क्या रहा होगा प्लस, जब कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का क्या है माइनस, माइनस प्लस का विपरीत चिन्ह का माइनस, और वाई जेड का वाई जेड। सेम यहाँ भी देखिए आप, तो यहाँ क्या है, ये तो 4z तो प्लस का है, लेकिन x वाला क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, और 16 4 दूनी 8 दूनी 16, जेड का जेड एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे पास क्या आया, तो यहाँ बेटा मेरे पास जो आया है यहाँ, तो यहाँ मेरे पास a बराबर कितना आ गया -2x। ठीक है, b बराबर कितना है मेरा -3y, और c बराबर कितना है 4z। तो मैं कह सकता हूँ ये, अब मैं इसको ऐसे में लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको -2x -3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा।